नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जी के विद अंजलि में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये आपकी हर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे आप एसएससी जीडी की एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके अलावा अगर आप पुलिस यूपी पुलिस की एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके अलावा अगर आप रेलवे की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सबके लिए ये वाले टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करेंगे, अपन मिक्सअप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जैसे भारत जी के हिस्ट्री, अर्थशास्त्र, इसके अलावा करंट अफेयर, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अपन शामिल करेंगे। साइंस के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन और करंट, ये खासकर मैं इसमें लेके आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नए सेशन की। प्रथम प्रश्न है अपना, यूनानियों ने भारत को नाम दिया था, मतलब भारत का नया नामकरण और इनके द्वारा कर दिया गया था। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। तो सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा था? तो यूनानियों के द्वारा कहा गया था इंडिया, भारत को। दूसरा आता है वेद के प्रकार। वेद कितने प्रकार के होते हैं? ये वाले क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो प्रथम आता है वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वेद हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ये 4 वेद हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। फिर बात करें तीसरे प्रश्न की, कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक है। तो कश्मीर का इतिहास आपको कौन सी पुस्तक में देखने को मिलेगा, या कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में लिखा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो किस में लिखा गया है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी पुस्तक में आपको कश्मीर का इतिहास देखने को मिलेगा। अगर बात करें राजतरंगिणी के लेखक, तो किसने लिखा है? कल्हण के द्वारा। कल्हण ने इसको लिखा है। किसको? राजतरंगिणी को। नेक्स्ट है जनपदों की संख्या, यानी कि आपसे पूछा गया है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है। तो कितनी आती हैं? 16 महाजनपद होते हैं। कितने होते हैं? 16। इसमें से बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन कौन सा है कि अवंतिका महाजनपद में शामिल था या नहीं। अवंतिका आज के समय में उज्जैन बन चुका है। नेक्स्ट आता है बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण भाषा में दिए थे। तो बुद्ध के द्वारा अपने पहले उपदेश कहाँ दिए गए हैं, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बात करें अगर बुद्ध के बारे में, इनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। कहाँ जन्म होता है इनका? लुम्बिनी में इनका जन्म होता है बुद्ध का। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो बोध गया। इससे आप अच्छे से याद रख सकते हैं, गया से मतलब ज्ञान। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जन्म होता है लुम्बिनी में। और महापरिनिवारण कहाँ होता है? तो कुशीनगर में होता है। कुशीनगर में महापरिनिवारण। ये कहाँ पे आए थे? तो ये वाराणसी के अंदर आए थे। इन्होंने प्रथम बार अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम एग्जाम में आ चुका है। और प्रथम इनके 5 शिष्य थे इनके, जिनको इन्होंने उपदेश दिया था। तो बुद्ध ने अपने उपदेश का जनसाधारण भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में ये उपदेश देते हैं। कौन सी भाषा में देते हैं? तो ये पाली भाषा में अपना पहला उपदेश देते हैं। नेक्स्ट आता है नेकचंद सैनी का नाम निम्नलिखित में से किस बाग से जुड़ा है? ये बाग नहीं, ये वाला बाग है, बाग बगीचा गार्डन। किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आता है रॉक गार्डन से। किससे आता है? रॉक गार्डन। और रॉक गार्डन कहाँ पे है? तो यह है चंडीगढ़ के अंदर। इस गार्डन की विशेषता है कि यहाँ जितनी भी वस्तुएं बनाई गई है वो सारी टूटी फूटी चीज़ों से, मतलब कांच के टुकड़े, प्लास्टिक की बोतल, इन सारी चीज़ों से इस बगीचे को अच्छे से बनाया गया है। और ये काम कौन करते हैं? नेकचंद जी के द्वारा ये काम किया गया है। हिमालय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो आपसे हर एक पेपर में 1 से 2 अनुसंधान पूछे जाएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को IMP लगा लीजिए। हिमालय वन अनुसंधान कहाँ पे है, ये पूछा गया है। तो ये आता है शिमला के अंदर। कहाँ पे है ये? तो ये है शिमला के अंदर हिमालय वन अनुसंधान केंद्र। अपन जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा कौन सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। मैं हर पेपर में कोशिश करूंगी कि 1 से 2 अनुसंधान केंद्र को लेके आ जाऊं।
अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध थी। तो ये कौन थी, क्या करती है अमृता शेरगिल? तो ये एक चित्रकार थी। कौन थी? चित्रकार। ये थी, अब है नहीं। अमृता शेरगिल ये चित्रकार है। कौन सा देश 2017 में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो कर चुका है 2017 में। किसने किया है? तो भारत के द्वारा किया गया है। किसने किया है? भारत के द्वारा किया गया है। मिस अर्थ 2016 का ताज जीतने वाली कैथरीन किस देश की है? कौन से देश की है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कहाँ से आती है? तो ये आती है इक्वाडोर से। इक्वाडोर से मिस अर्थ 2016 कहाँ की है? तो ये इक्वाडोर देश से आती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे मस्तिष्क का, ये आ गया है साइंस का क्वेश्चन। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है अनुमस्तिष्क। क्या कहा जाता है? अनुमस्तिष्क इसको कहा जाता है। ये सबसे बड़ा हिस्सा है मस्तिष्क का। संविधान के उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? आपसे यहाँ अनुच्छेद पूछा गया है कि संविधान में संशोधन हुआ है जिसके द्वारा जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन के अंदर ये चीजें जोड़ी गई हैं। क्या? समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेब पेजों का निर्वाचन एक प्रदर्शन करता है। तो वेब पेजों का किसके द्वारा होता है? तो ये होता है ब्राउजर के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ब्राउजर के द्वारा। ये वाला क्वेश्चन मैंने कंप्यूटर से शामिल किया है। उपभोक्ता की तुलना किसके अधीन राजा से होती है? तो उपभोक्ता किससे संबंधित है? पूंजीवाद से संबंधित है। पूंजीवाद से संबंधित कौन आता है? उपभोक्ता। मतलब जितनी वस्तु की मांग होगी उतनी ही उसकी कीमत बढ़ेगी। ये वाला क्वेश्चन किस में आता है? तो ये इकोनॉमिक के अंदर आ जाते हैं। और इकोनॉमिक के रचयिता कौन है, यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हेपेटाइटिस किसकी बीमारी है? तो हेपेटाइटिस किसकी बीमारी है, ये आपसे पूछा गया है। किस में होती है ये? तो ये होती है यकृत के अंदर। किस में होती है? यकृत के अंदर। मैंने इसमें सारे टॉपिक शामिल किए हैं, सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को छोड़ के। तो अपन ने देखा साइंस का क्वेश्चन भी आ गया है, संविधान अनुच्छेद ये राजनीति से संबंधित भी आ गया है, इसके अलावा कंप्यूटर का आ गया है, फिर इकोनॉमिक का और फिर वापस साइंस का क्वेश्चन आ गया है। चलिए नेक्स्ट आता है किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था? तो फारसी रीति रिवाज अपनाने वाला कौन था? बलबन। कौन था? बलबन। अगर आपसे पूछे हिंदू रीति रिवाज को किस राजा ने अपनाया? तो वो अकबर के द्वारा अपनाया गया था। हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रजा को वो एक समान नजर से देखता था। कौन? अकबर। किस सुल्तान ने दरबार को फारसी रीति रिवाज में अपनाया? तो बलबन के द्वारा अपनाया गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आपसे उदाहरण पूछा गया है। तो ये कौन सा है? तो ये आता है ग्राम सभा। क्या आता है? ग्राम सभा। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रपति चुनाव प्रत्यक्ष उदाहरण है या अप्रत्यक्ष का उदाहरण है। कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध का संबंध है कि भूमिगत देश, भूमिगत जिसके आसपास कोई भी महासागर नहीं लग रहा है। तो कौन सा आता है? ऑस्ट्रिया। कौन सा आता है? ऑस्ट्रिया। भारतीय नौसेना की सबमरीन का नाम क्या है? तो सबमरीन का नाम आपसे पूछा गया है भारतीय नौसेना का। तो कौन सा आता है? INS सिंधु रक्षक। INS सिंधु रक्षक ये किस में आता है? तो भारतीय नौसेना जल सेना के अंदर ये शामिल होता है। रक्त के जमने से संबंध तत्व कौन सा होता है? तो किसकी कमी से हो जाता है ये? तो कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से। और क्या होता है कैल्शियम की कमी से? तो थकान, हड्डियों में दर्द होना, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? तो ये कैल्शियम की वजह से हो जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी आ जाएगी तो रक्त के जमने की संभावना भी होती है और दूसरा क्या हो जाता है? आपकी हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट है
भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपसे सबसे ऊंचा पठार पूछा गया है कि कौन सा पठार है, तो ये कहाँ आता है? तो ये लद्दाख का पठार है। आपसे पठार पूछा गया है, इसमें जल्दबाजी में आप आंसर पर्वत शिखर, ये शिखर, पर्वतमाला, ये चीज आंसर नहीं लगा के आएंगे, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन मिलेंगे। लद्दाख भी मिलेगा, K2 भी मिलेगा, जिसको गार्डविन कहते हैं, गार्डविन, और दूसरा आपको माउंट एवरेस्ट भी मिलेगा। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। भारत का सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछा गया है तो वो लद्दाख है। अगर आपसे सबसे ऊंचा शिखर पूछा जाए तो वो आएगा K2। इसको क्या कहते हैं? तो गार्डविन भी इसको कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ऊंचाई मतलब। बात करें माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट, तो इसको क्या कहा जाता है? हिंदी मान्यता में इसको क्या कहा जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8848। कितनी ऊंचाई है इसकी? 8848 मीटर की ऊंचाई है। बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? तो ये आता है फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में क्या है? बुलंद दरवाजा है। अगर बात करें फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था, तो ये अकबर ने बसाया था। किसकी वजह से? तो रानी जोधा के लिए इन्होंने बसाया था फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजे की अगर बात करें कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण भी कौन करवाते हैं? तो अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। संस्कृत भाषा में कौन से दो रूप हैं? तो दो रूप आपसे पूछे गए हैं। तो प्रथम आता है वैदिक और दूसरा आता है लौकिक, वैदिक और लौकिक, ये दोनों ही रूप हैं किसके? संस्कृत भाषा के। ये हिंदी का क्वेश्चन है। प्रयोगवाद शब्द का प्रचलन अज्ञेय द्वारा संपादित किया गया है। तो प्रयोगवाद शब्द का सबसे प्रथम इन्होंने प्रयोग किया था। अज्ञेय कौन है? सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनके द्वारा संपादित किया गया। तो तार सप्तक, तार सप्तक में इन्होंने इसको संपादित किया था सर्वप्रथम प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग करके। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने दिया है? तो भारतवर्ष में हिंदी भाषा का नाम देने वाले कौन है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, इनके द्वारा क्या किया गया है? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले प्रयोग किया गया है या नाम दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे प्रथम इंडिया नाम किसने दिया, तो वो यूनानी ने, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन कंफ्यूजन करने वाले हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो अरबी और फारसी साहित्य के लिए भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है जबान ए हिंद, जबान ए हिंद। जबान ए हिंद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अरबी और फारसी दोनों लैंग्वेज के साहित्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जबान ए हिंद। खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी ये किसने लिखी है आपसे पूछा गया है? तो अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है खालिक बारी। सेकंड आता है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम कौन है? तो ये भी कौन है? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। अमीर तो वैसे ही खुश रहते हैं, अमीर खुसरो। तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि भी कौन है? तो ये है अमीर खुसरो। हिंदी के उद्भव का सही क्रम आपसे पूछा गया है। तो सही क्रम क्या है? तो सही क्रम आता है इसका, सर्वप्रथम आता है पाली, पाली, उसके बाद क्या आता है? प्राकृत, फिर आता है अपभ्रंश, अपभ्रंश, उसके बाद आता है अवहट, उसके बाद में क्या आ जाता है? ये आ जाती है
अरबी, फारसी और फिर हिंदी, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। यानी कि हिंदी का उद्भव हुआ उससे पहले कौन कौन सी भाषा आई थी, तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, फारसी, अरबी और हिंदी, ये सारी चीज़ें किसमें आती है, तो हिंदी उद्भव के अंदर आती है। शेरशेनी अपभ्रंश के किस उपभाषा का विकास होता है, तो कौन सी भाषा का होता है, तो राजस्थानी भाषा का। राजस्थानी भाषा का उद्भव किसमें होता है, शेरशेनी अपभ्रंश के द्वारा। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। इसका अनावरण किसके द्वारा होता है, तो इसका अनावरण होता है पीएम के द्वारा। श्री नरेंद्र मोदी जी इसका अनावरण करते हैं। अगर बात करें कि ये प्रतिमा कहाँ बनाई गई है, तो ये बनाई गई है दिल्ली में। और किस जगह पे, तो इंडिया गेट के पास में ये प्रतिमा बनाई गई है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका अनावरण कब किया गया, यानी कि कौन सी तिथि को इसका अनावरण किया गया था। ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होने वाला देश कौन सा बन गया है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि ब्रिटेन को भी पीछे रख दिया है। अब कौन है वो, तो आप देखते हैं कौन आता है, तो भारत। कौन आता है, भारत। किसको पछाड़ दिया है, तो ब्रिटेन को। और ब्रिटेन क्या था, एक समय भारत पे राज करके गया था और अब इसको पछाड़ रहा है। अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है किसकी, भारत की। बात करें प्रथम नंबर पे कौन आता है, तो फर्स्ट पे आता है, मैं यहां लिख देती हूं, फर्स्ट पे आता है अमेरिका, दूसरे पे आता है चीन, तीसरे पे आता है जापान, चौथे पे आता है जर्मनी और अब 5वें पे जब ब्रिटेन आता था तो उसको पछाड़ के कौन आ गया है, तो भारत आ गया है। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि भारत टॉप 5 की लिस्ट में आ चुका है। तो ब्रिटेन को इन्होंने पछाड़ दिया। अभी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जो कि भारतीय मूल के हैं। तो भारत आ गया है 5वें नंबर पे, ये दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के अंदर शामिल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित किया पहला स्वदेशी विमान युद्धपोत। इसका नाम आपसे पूछा गया है, तो इसका नाम है INS विक्रांत। क्या नाम है इसका, INS विक्रांत इसका नाम है। DRDO के नए अध्यक्ष कौन है। इससे पहले जो DRDO थे जिनका रिटायरमेंट कब हुआ है, तो जून 2022 में इनका रिटायरमेंट हो चुका है। और अब नए कौन बन चुके हैं, ये पुराने कौन थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नए कौन बन चुके हैं, तो नए आते हैं समीर, नए कौन आते हैं, समीर V कांत। और DRDO के पहले कौन थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने भारत में आर्मी चैप्टर जो भी कंप्लीट करवाए हैं, आर्मी एग्जाम से रिलेटेड मैंने बहुत सारे पार्ट कंप्लीट करवाए हैं, जिसमें मैंने इनके बारे में अच्छे से डिटेल दी है कि कौन किसका चेयरमैन है, CEO कौन है, मुख्यालय कहाँ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो DRDO के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो समीर V कांत बन चुके हैं और इनका पुराने वाले का रिटायरमेंट हो चुका है जून में। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पहले कौन थे। देश का पहला वह शहर जहां पते यानी कि एड्रेस जो कि डिजिटल हो जाएंगे, डिजिटलाइज होने वाले हैं, अभी काम चल रहा है, मतलब प्रस्तावित है। तो देश का पहला शहर आपसे पूछा गया है, तो कौन है, इंदौर। कौन है, इंदौर। ये मध्य प्रदेश वालों के लिए बहुत गर्व की बात है। अगर बात करें स्वच्छता में, वो भी सर्वप्रथम स्वच्छ शहर, कितनी बार इसको खिताब मिल चुका है स्वच्छ शहर का, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। स्वच्छ शहर में भी अगर बात करें तो सर्वप्रथम किसका नाम आता है, इंदौर का नाम आता है। तो देश का पहला। और इससे पहले अगर दुनिया की बात करें तो अमेरिका का एक शहर है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सा शहर है। तो अमेरिका के एक शहर में ये सारे डिजिटलाइज एड्रेस चलते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चालक की विद्युत प्रतिरोधक की इकाई क्या है, तो चालक की प्रतिरोधक इकाई आपसे पूछी गई है, तो कौन आती है, ओम।
कौन आती है? ओम। फिर बात करें पास्कल का मात्रक क्या है, तो पास्कल का मात्रक क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो पास्कल का मात्रक आता है, पास्कल का मात्रक क्या है? तो पास्कल का मात्रक है दूरी। क्या है? दूरी। ये किसका मात्रक है? तो ये पास्कल का मात्रक है, दूरी। प्रकाश वर्ष एक इकाई है, तो ये भी क्या है? तो ये भी एक दूरी है। क्या है? दूरी। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक आपसे पूछा गया है, तो ये आता है जूल। क्या है? जूल। शक्ति का मात्रक क्या है? ये आपसे पूछा गया है, तो शक्ति का मात्रक आता है हर्ट्ज। ये सारे मात्रक आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा आपसे यंत्र पूछे जाएंगे, जैसे भूकंप को मापने का यंत्र कौन सा है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। इससे पहले वाला मैंने वीडियो कंप्लीट करवा दिया है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म कब से कब तक आपको भरना है, कैसे क्या आपकी रणनीति रहेगी, इसके ऊपर भी मेरे 2 वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसमें भी मैंने पूरा सिलेबस बताया है कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भारत जीके में अपन ने देखा था कि दिवस से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो मैंने इसमें दिवस भी शामिल कर लिए हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएगी और सारे दिवस भी आपको याद हो जाएंगे। तो विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाते हैं महिला दिवस। क्या मनाते हैं? महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। वायुसेना दिवस आपसे पूछा गया है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाते हैं वायुसेना दिवस? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे पर बसा है? किनारों के तट पर बसे हुए शहर भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो यह भी आप अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा कि अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है। तो ये सरयू नदी है। सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या। और अयोध्या में किसका मंदिर का काम चल रहा है? तो राम मंदिर का काम चल रहा है। और अब की बार सबसे बड़ी दिवाली कहाँ मनाई गई है? मतलब बहुत सारे दिए यहाँ जलाए गए हैं, तो कहाँ पे? अयोध्या के अंदर। कोप साउथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? इससे पहले मैंने आपको बताया है कि मेरे 2 वीडियो आ चुके हैं, उनमें मैंने युद्ध से संबंधित भी आपको बताया है कि 2 से 3 क्वेश्चन युद्ध अभ्यास से संबंधित पूछे जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। कोप साउथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किन के मध्य होता है? तो यह होता है यूएसए और बांग्लादेश। यूएसए और बांग्लादेश के मध्य होता है। युद्ध कहाँ पे होता, किसके मध्य होता है? तो यूएसए और बांग्लादेश के मध्य होता है। अगर बात करें ये संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पे होता है, मतलब किस जगह हुआ है? तो ये हुआ है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर। नेक्स्ट है वरुण 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास के इन 2 देशों के मध्य होता है। तो वरुण सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? तो ये होता है भारत और फ्रांस के मध्य। किसके मध्य होता है? भारत और फ्रांस के मध्य होता है। कहाँ पे होता है, मतलब किस स्थान पे होता है? तो ये होता है अरब सागर में। कहाँ होता है? अरब सागर में होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस के अंदर। कहाँ पे है? पेरिस के अंदर मुख्यालय है यूनेस्को का। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, तो ये कहाँ पे आता है? तो ये आता है फिलीपींस में। फिलीपींस, फिलीपींस के कहाँ? मनीला के अंदर। ये मुख्यालय भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो एसएससी जीडी में आ चुके हैं, आने की संभावना है। ये सारे क्वेश्चन मैंने सारे ओल्ड पेपर जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनसे संबंधित ही मैंने उठाए हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो कब आयोजित होगा? तो ये होगा 2023 में। और कौन
कहाँ किस जगह पे आयोजित होगा, तो ये होगा भारत के अंदर। कहाँ पे होगा? भारत के अंदर होगा। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मतलब कोरोना वायरस के आते ही लॉकडाउन कर दिया था, तो कौन सा राज्य है? तो यह आता है राजस्थान। और इन्होंने सबसे पहले कोरोना वायरस को क्या कहा था? ये एक वैश्विक महामारी है, इसकी वजह से हम लॉकडाउन कर रहे हैं। विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए भारत के द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा है? मतलब कोरोना काल के समय जो भारतीय लोग बाहर विदेशों में फंस गए थे, उनको फ्लाइट के द्वारा लेके आए थे, उस मिशन का नाम क्या था? तो उसका नाम था वंदे भारत। वंदे भारत मिशन क्या था? वंदे भारत मिशन। जो भारत के बाहर थे उनको घर तक लाने की जिम्मेदारी कौन से मिशन को दी गई थी? तो वंदे भारत मिशन को दी गई थी। ये थे आज के अपने टॉप एसएससी जीडी के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।